चलिए सर, अब हम लोग अपनी इस क्लास के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर ये है क्या? बहुत बार सुनते हैं सैलरी चैप्टर से रिलेटेड रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो बहुत सारी रिलीफ हैं, जैसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये तो सैलरी से रिलेटेड हो गई। फिर एक होता है रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91, वो नॉन रेसिडेंट और इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है। DTAA बेनिफिट्स बोलते हैं उसको, जब आपका दो कंट्री में टैक्स लग रहा होता है तो फाइनली एक कंट्री में टैक्स देना है, दूसरे में नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 90, या फिर एक सेक्शन है वहां पे 91, या फिर एक सेक्शन है 90A। ऐसे वर्ड तो देखो आपके इनकम टैक्स एक्ट में वेरियस काइंड्स ऑफ, जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स में रिलीफ्स दे रखी हैं, उसमें हम कहीं पे नाम ले लेते हैं रिबेट, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 12,500 तक का। फिर जो आपका डिडक्शन चैप्टर है, डिडक्शन चैप्टर 6A, वो भी तो डिडक्शन आपकी इनकम को कम करता है, फाइनली टैक्स ही कम होगा। तो जो हमारे 5 हेड्स हैं, अगर आप बेनिफिट्स की बात करें कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में हमें कहां कहां बेनिफिट्स मिलता है जहां पर हमें टैक्स नहीं देना होता है, तो एक होता है कि हम इनकम को ही एग्जम्प्ट कर देते हैं, सेक्शन 10 की हेल्प से इनकम एग्जम्प्ट हो गई। या फिर एक आता है नीचे आपका, जब ग्रॉस टोटल इनकम से इनकम जो एग्जम्प्ट होती है वो तो हेड के अंदर हो गई। फिर आता है कि सर डिडक्शन 80C से 80U, डिडक्शन लेने पे भी आपकी इनकम कम होती है, फाइनली आपका टैक्स कम होगा। तो अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? टैक्स कम लगेगा, नहीं देना होगा। अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं 80C से 80U, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? आपका इनकम कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या क्लेम करते हैं? रिबेट, हम रिबेट क्लेम करते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87, ये भी पढ़ते हैं क्लास में, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, आप रेसिडेंट हैं, आप इंडिविजुअल हैं, तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं सेस से पहले। ठीक। फिर एक रिलीफ है जो आपके सामने दिख रहा है सेक्शन 89 का, ये भी एक तरह का बेनिफिट्स है और आपका इससे भी टैक्स लायबिलिटी कम ही होगा, लेकिन ये रिलीफ सेस के बाद का है। ये जो रिलीफ अभी हम लोग आज सीखेंगे सैलरी चैप्टर से कनेक्टेड है, और ये सेस के बाद है, हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ने के बाद रिलीफ ये लेते हैं अंडर सेक्शन 89 का। ठीक। जैसे टोटल टैक्स में से रिलीफ ले लिया उस ये वाला, उसके बाद आप TDS और एडवांस टैक्स और TCS माइनस कर दिए तो नेट टैक्स पे कर दीजिए आप, ऐसे होता है। फिर उसके अलावा मैंने अभी बोला कि इंटरनेशनल टैक्सेशन और NR रिलेटेड कुछ रिलीफ है, रिलीफ 90, 90A, 91। ऐसे ही एक और रिलीफ का कॉन्सेप्ट है AOP से रिलेटेड। AOP की अलग से क्लास होती है और AOP में रिलीफ का कॉन्सेप्ट होता है। अब है कि कुछ चीजें आपके सिलेबस में है, कुछ चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है वो आपको पढ़ाई जाती है। मैं ओवरऑल इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा था। हमारे पास जो AOP से रिलेटेड रिलीफ है उसको बोलते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 110, राइट। AOP से रिलेटेड कुछ छूट है, उसको हम लोग बोलते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 110। ठीक। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, रिलीफ वर्ड यहां यूज है, और एक रिलीफ वर्ड होता है DTAA रिलीफ, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट रिलीफ, सेक्शन 90 सीरीज, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है। DTAA का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है, वो वहां पढ़ते हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 90 या फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 91। ये जो रिलीफ है इससे भी आपको छूट ही होना है, टैक्स कम देना है। सर रिबेट, रिलीफ, डिडक्शन, एग्जम्पशन, अल्टीमेट इफेक्ट क्या है इसका? आपको टैक्स कम ही देना है। ये पर्टिकुलर रिलीफ सैलरी चैप्टर से कनेक्टेड है। आप सैलरी चैप्टर के अंदर आप इस रिलीफ को एडवांस सैलरी से कनेक्ट कर दीजिए, एरियर सैलरी से कनेक्ट कर दीजिए, ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन, आपका जो एक्यूमुलेटेड लीव क्रेडिट होता है जो लास्ट में मिलता है, आप किसी से भी इस रिलीफ को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में एरियर सैलरी से पूछता है। सर गवर्नमेंट कहती है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 यू कैन क्लेम, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं बाय क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अगर आपको एक बार में बहुत सारा पैसा मिलता है, जनरली सैलरी 12 महीने की इनकम, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की इनकम पर आप टैक्स दीजिए सैलरी में। ठीक।
लेकिन एक बार में बहुत सारा पैसा मिलता है एडवांस सैलरी के नाम पे, एरियर सैलरी के नाम पे, ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट जिसमें से कुछ पैसा का डिडक्ट एग्जम्पशन मिल जाता है लेकिन कुछ पैसा टैक्सेबल होता है, फिर आपका कम्यूटेड पेंशन, फिर आपका लीव सैलरी बहुत सारा पैसा एक बार में मिलता है रिटायरमेंट पे, ग्रेचुटी में बहुत सारा पैसा मिलता है, वीआरएस का पैसा बहुत सारा मिलता है। जब आपको कोई पैसा आपके आगे के वर्क का अभी मिल जाए, फॉर एग्जांपल एडवांस सैलरी या वीआरएस, या फिर जो पीछे काम किए थे उसका पैसा एक बार में आज मिले, लाइक कम्यूटेड पेंशन, और या फिर आपका एरियर सैलरी, अगर ये पैसा अलग अलग सालों में मिले तो आपको हर साल 2.5 लाख रुपए का छूट मिलेगा। मान लो मैं अगले 5 साल का पैसा सैलरी का आज ही ले लूं तो मुझे को आज ही टैक्स देना पड़ेगा ना। सैलरी में क्या पढ़ते हैं, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, राइट सर। सैलरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सैलरी को हम कैसे टैक्स करते हैं, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। एडवांस सैलरी आज रिसीव हुई है, आज ही टैक्स होगी, तब चूंकि आज ही टैक्स हो जाएगी एडवांस सैलरी जो कि अगले साल टैक्स होनी चाहिए थी, तो आपको गवर्नमेंट कहती है यू कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89। वाई? अगर सैलरी मैं हर साल लेता तो हर साल मुझे 2.5 लाख रुपए तक का छूट मिलता, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता। फिर स्लैब रेट मिलता मुझे कि शुरू के 2.5 लाख पर 5%, फिर 5 लाख के ऊपर 20%, फिर 10 लाख के ऊपर 30%। ऐसे समझो कि ईयर वन में तुम 15 लाख रुपए ले लिए एक बार में, जबकि तुमको लेना कैसे चाहिए था, ईयर 1 3 लाख, ईयर 2 3 लाख, ईयर 3 3 लाख, ईयर 4 3 लाख, ईयर 5 3 लाख। आप नौकरी में रहा कर रहे हो, 3 लाख रुपए की एनुअल सैलरी है, लेकिन आपने मुझसे रिक्वेस्ट करके क्या ले लिया, एडवांस सैलरी ले ली, पूरे के पूरे 15 लाख रुपए। आपने बोला सर मैं आप क्या काम करूंगा, 5 साल काम करूंगा, 3 लाख रुपए पर एनम मेरी सैलरी रहेगी, 5 साल तक हर साल 3-3 लाख रुपए देने की जगह ऐसा करो ना, मुझे एक बार में ही 15 लाख रुपए दे दो, और ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये मेरा रहा घर का पेपर, ये रहा मेरा बॉन्ड, मैं आपके यहाँ 5 साल काम करूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे लगा वाह सस्ता ही है, नहीं तो तुम 4-4.5 लाख मांगते। अच्छा मुझे हर साल सैलरी भी नहीं बढ़ानी है तुम्हारी, तुम अब 5 साल के लिए मेरे यहाँ रहोगे भी, छोड़ के नहीं जाओगे, बॉन्ड साइन हो चुका है, मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। तो मैंने बोला चलो डील डन, तुम्हें मैं 5 साल के लिए अपने यहाँ रखूंगा, हर साल 3-3 लाख रुपए न देने की जगह आज ही 15 लाख रुपए एक बार में ले जाओ। तो सर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। अब ये पूरा 15 लाख रुपया एक ही बार में टैक्स होगा, तो अब सोचिए टैक्स कितना लग जाएगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके बाद के 5 लाख पे 20%, फिर 10 लाख के ऊपर 5 लाख है 30% का स्लैब। और अगर अभी हर साल आपको 3-3 लाख रुपए मिले तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, रिबेट। 5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, आपको हर साल 3-3 लाख रुपए मिले तो टैक्स निल, और एक बार में आपने सैलरी ले ली 15 लाख रुपए 5 साल की, तो आपको टैक्स लग गया। तो यही टैक्स लगना और टैक्स नहीं लगना चाहिए में आपको रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 89 का। आप ये प्रूफ कर दो कि ये पैसा अलग अलग ईयर में मिलता तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगता, मैं आपको पूरा टैक्स रिलीफ दे दूंगा। रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर का पैसा आज ले रहे हो, टैक्स दे रहे हो इतना हैवी, अगर अलग अलग साल में मिलता तो टैक्स शायद कम लगता या नहीं लगता, तो मैं उसको कंपेयर करके आपको रिलीफ देने की कोशिश करूंगा 89 में। सैलरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। रिलीफ हम पास्ट सैलरी जब एरियर में मिलती है उस पे भी क्लेम करते हैं। ये रिलीफ हम जब पास्ट काम करने का हमें आज एक बार में कम्यूटेड पेंशन मिलता है तो उसमें भी हम, कम्यूटेड पेंशन तो फ्यूचर का पैसा आज मिलता है उसके लिए रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। लीव सैलरी, छुट्टियों के पैसे तुमने हर साल नहीं लिए और एक बार में रिटायरमेंट पे लिए तो हम उसके लिए भी रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। सर कोई पैसा ऐसा जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए बिलोंग कर रहा था, जैसे वीआरएस, आगे काम नहीं करूंगा आज ही पैसा दे दो, आगे पेंशन नहीं लूंगा आज ही कम्यूटेड पेंशन दे दो, पीछे लीव सैलरी तुमने मुझे नहीं दी थी आज ही पैसा दे दो अब रिटायरमेंट पे,
तो सर ये पैसा जो तुम इकट्ठा निकालते हो, जो बिलोंग करता है अलग अलग ईयर से, और जब तुम इकट्ठा निकालते हो तो उसको उसी ईयर में टैक्स कर देते हैं, जैसे कि अभी 15 लाख टैक्स हो गया, तो इट इज ऑब्वियसली कि तुमको रिलीफ मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट यहाँ पे यही रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का रेफरेंस आगे एडवांस टैक्स की क्लास में भी है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का रेफरेंस आगे टीडीएस की क्लास में भी है, थोड़ा बहुत एडवांस टैक्स की क्लास में भी है इसका रेफरेंस। जैसे टोटल टैक्स में से क्या क्या माइनस करते हैं, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिलीफ भी माइनस करेंगे अगर है तो, टू डिसाइड कि कितना टैक्स देना है। तो इसका रेफरेंस आता है अलग अलग जगह। सर एक्ट में हमारे पास रिलीफ और भी हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91, बट ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का एरिया है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का एरिया है, राइट। अभी हम लोग सैलरी के अंदर हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर मे भी शायद एग्जाम में 5-6 मार्क्स तक का रेलेवेंस हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर एग्जाम में ये 5-6 मार्क्स तक का रेलेवेंस रखे। नहीं आएगा एग्जाम में नहीं आएगा। नॉलेज के लिए तो आप जान के रखोगे कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या होता है, और ग्रेचुटी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड या लीव सैलरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ में रिलीफ है, बट वो सिलेबस में नहीं है आपके, तो मैं वहां नहीं जा रहा। एग्जाम में जो अक्सर देखा गया है, एरियर सैलरी की हेल्प से पूछता है क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान रखना, अभी मैंने बोला वीआरएस से रिलेटेड भी आप रिलीफ ले सकते हो। तो वीआरएस से रिलेटेड आपके पास दो बेनिफिट है, क्या तो तुम 1010C में 5 लाख रुपए तक का एग्जाम्शन ले लो, और या फिर तुम वीआरएस में क्या ले लो, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आप इन दोनों में कोई एक ही लोगे, दोनों नहीं लोगे, मना है वीआरएस के लिए। खासकर वीआरएस का जो एग्जाम्शन मिलता है एम्प्लॉय को 1010C में 5 लाख रुपए तक का, क्या तो तुम वो ले लो तो रिलीफ मत लेना, और रिलीफ लोगे तो फिर 1010C मत लेना। खासकर वीआरएस के लिए ये बात 1 और 2 मार्क्स में ध्यान रखना। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का पैसा, वीआरएस, खुद से रिटायरमेंट चाहते हो, सर मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, आपकी स्कीम आ रखी है, मुझे पैसा दीजिए लमसम में जाना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट वहां तुम्हें दो बेनिफिट लेने का मौका दे रही है आइदर ऑप्शन में, क्या तो तुम 1010C ले लो या रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ले लो, दोनों में से कोई एक, पहले कोई भी ले लो, दूसरा तो फिर मिलेगा नहीं, एक ही मिलेगा, जो भी लेना है ले लो। और लाइफ में एक ही बार मिलता है वीआरएस का एग्जाम्शन, ग्रेचुटी तुम 2 बार ले लो, लीव सैलरी का एग्जाम्शन तुम 2 बार ले लो, कम्यूटेड पेंशन का एग्जाम्शन तुम 2 बार ले लो। वीआरएस का एग्जाम्शन लाइफ में एक ही बार मिलता है, और वो भी किसी एक सेक्शन में लेना पड़ेगा। 89 रिलीफ वीआरएस पे भी मिल सकता है, कंडीशन है कि तुमने 1010C का एग्जाम्शन पहले क्लेम ना किया हो। ठीक, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आगे डिस्कशन में जाएंगे, एक बार इसको लिख लो, मतलब एक बैकग्राउंड देने की मैंने कोशिश की कि रिलीफ हमें चाहिए क्यों। ठीक, सर रिलीफ अकेला आपको बेनिफिट नहीं देता है, एग्जाम्शन है, डिडक्शन है, रिबेट है, रिलीफ है, काफी सारे नाम से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देना चाहती है। लिखिए इसे, लिखिए डन, लिखा आप लोगों ने। सर समझ तो गए होंगे कि जो पैसा मुझे अगर 2 सालों में मिलता तो मुझे 2 बार 2.5 लाख का बेनिफिट मिलता, 2 बार 5-5% का टैक्स, 2 बार 20-20% का टैक्स का फायदा मिलता।
अगर पिछले साल की सैलरी इस साल टैक्सेबल हो रही है तो मुझे तो वो फायदा मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है रिलीफ ले लो, रिलीफ ले लो। क्या कहता है, वेयर बाय रीजन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ एन एसएससी सैलरी बीइंग पेड इन एरियर और इन एडवांस और बाय रीजन ऑफ हैविंग रिसीव्ड इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर सैलरी फॉर मोर देन 12 मंथ्स, किसी भी रीजन से तुम्हें 12 महीने से ज्यादा की सैलरी मिल रही है, चाहे वो एरियर हो, एडवांस हो, या फिर मैंने क्या बोला, कम्यूटेड पेंशन हो, लीव सैलरी हो, या फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जैसे यूआरपीएफ का पैसा एक बार में मिलता है, वहां भी लग सकता है। जैसे आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं और आपको कंपनसेशन मिलता है कि मत जाओ, या फिर आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, या फिर आपको रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मिलता है कि जाओ तुम नौकरी छोड़ के, बहुत परेशान कर रखे हो, सारी चीजें इसके अंदर आती है। हर जगह रिलीफ मिल सकता है। एग्जाम में एरियर खाली पूछता है, his income is assessed at a rate higher than at which would other have been assessed. His income is assessed at a rate higher than that at which it would otherwise have been assessed. मतलब तुम्हें अगर सिर्फ 12 महीने की सैलरी मिलती तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी अलग होती। अब तुम्हें पिछले 4-5 साल की सैलरी एक बार में मिली है तो तुम्हारा इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि तुम 30% के स्लैब में चले गए। इसीलिए अब तुम एप्लीकेशन दो एओ को और वो तुम्हें ग्रांट रिलीफ करेगा, यानी रिलीफ तुम्हें क्लेम करना है। सर सिमिलर टैक्स रिलीफ इज एक्सटेंडेड टू द एसएससी हु रिसीव्स एरियर ऑफ फैमिली पेंशन। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में डिस्कस होता है फैमिली पेंशन। अगर फैमिली पेंशन भी इकट्ठा मिला है आपको 3-4 साल का तो आप वहां भी रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, ऐसा ही जैसा अभी सीख रहे हैं। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि रिलीफ का मिसयूज नहीं करेंगे। वीआरएस का पैसा का बेनिफिट 1010C में मिले या रिलीफ में, कोई एक ही जगह लेना, एक बार यहां दूसरी बार वहां, ऐसे नहीं लेना, क्योंकि वीआरएस का एग्जम्पशन लाइफ में एक ही बार मिलता है। नो रिलीफ शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एसएससी ऑन हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन फ्रॉम हिज सर्विस इन अकॉर्डेंस विद दिस स्कीम। अगर तुमने 1010C का एग्जम्पशन ऑलरेडी उस कंपनसेशन पे क्लेम कर रखा है पहले या इसी साल में, तो यानी तुम्हें वीआरएस मिला हुआ था पहले तुमने 1010C का बेनिफिट ले रखा है, अब दोबारा तुमको किसी दूसरे कंपनी से वीआरएस मिला है तो तुमको ना तो 1010C मिलेगा ना तुमको रिलीफ मिलेगा। वो मैंने अभी नोट्स में आपको समझा दिया है। बोला सर ये स्टेप्स क्या है, इस स्टेप्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेना होगा। मिस्टर एक्स का एक एग्जांपल लेना होगा, इसको बेसिक सैलरी मिल रही है, से प्रीवियस ईयर 13-14 और एक अपना प्रीवियस ईयर 20-21। इसको 13-14 की बेसिक सैलरी मिली हुई है 4 लाख रुपए और यहां पर इसकी बेसिक सैलरी है अराउंड 12 लाख रुपए। ठीक है सर, 13-14 में मेरी 4 लाख सैलरी थी और आज 12 लाख रुपए सैलरी है, बेसिक सैलरी। अब तुम्हें एक एरियर सैलरी भी मिली है, एरियर सैलरी related to previous year 13-14 but received in previous year 20-21। सर 3 लाख रुपए जो मिलने चाहिए थे 13-14 में मिले हैं कब, 20-21 में। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, एरियर सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। पैसा इस साल का नहीं है लेकिन अब 15 लाख पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और जो जिस ईयर से बिलोंग करता है उस ईयर में मुझे 4 लाख मिल गए थे, 3 लाख पे डिस्प्यूट था जो अब जाके मिला है। तो सर मेरी क्या गलती, अगर ये 3 लाख रुपए पहले मिल जाता मुझे 13-14 में तो शायद टैक्स कम लगता। और अभी तो देखो ना सर, मेरी सैलरी 10 लाख से ऊपर है, अभी तो 30% का टैक्स लगेगा। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम्हें कुछ पैसा ऐसा मिला है जो तुम्हारे ईयर से रिलेटेड नहीं है तो तुमको रिलीफ मिलेगा सेक्शन 89 का। अब रिलीफ निकालने के लिए हमें टैक्स रेट चाहिए होगा। टैक्स रेट प्रीवियस ईयर 20-21 का तुम्हें मालूम है, मैं 13-14 का
एजम्पशन बेस पर दे रहा हूं, कृपया गूगल पर जाके मिलाने की कोशिश ना करें। गूगल पर जाके मिलाने की कोशिश ना करें कि उस समय ऐसा रेट था या नहीं था। नहीं, एग्जाम में अपने मन से कोई स्लैब रेट दिया रहेगा 13-14 का, 20-21 का आपको पता है 2.5 लाख तक नील, उसके बाद के 2.5 लाख पर 5%, 5 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। आप नॉर्मल एसएससी हैं, 115 बीएससी वाले नहीं हैं। ठीक, आप 115 बीएससी वाले नहीं हैं। तो सर एक एजम्पशन लेते हैं 13-14 के लिए, 0 से 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख छोड़ देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, ऐसे ही अपने मन से कोई और स्लैब रेट ले लेते हैं, 0 से 2 लाख ले लेते हैं। सर 2 लाख तक उस समय कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ऐसे ही अंदाज से 2 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक उस समय नियम था सर से 10% का, 5 लाख से 8 लाख तक उस समय सर नियम था से 20% का, और एबव 8 लाख पर था सर 30% का। ऐसे ही अपने मन से ले लिया। और सर ना उस समय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी था, जबकि नहीं था, फैक्ट हमें पता है। ठीक, उस हेल्थ एजुकेशन सेस कब से आया? 2-3-4 साल से आया। हम ये एज्यूम करते हैं कि उस समय भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था 4%। अदरवाइज क्वेश्चन में देख लेना क्या था उस समय, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा से एजुकेशन सेस। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं कि सर ऐसे था, सिर्फ एजुकेशन सेस था 2% का और कुछ भी नहीं था उस समय। अगर 13-14 में मेरी 4 लाख की इनकम थी और उससे रिलेटेड 3 लाख मुझे अभी मिला है, तो अभी मेरी हो गई 15 लाख, जबकि अभी 12 और उस समय 7 लाख होनी चाहिए थी। एरियर के कारण उस समय 4 और अभी हो गई 15। अभी की सैलरी 12 होनी चाहिए थी, उस समय की 7। अब एरियर के कारण उस समय की हो गई 4, अभी की हो गई 15। अब नेचुरल सी बात है कि तुम्हें टैक्स अभी ज्यादा लग रहा होगा। तो अब गवर्नमेंट बोलती है ठीक है ना, ये स्टेप्स फॉलो कर लो, रिलीफ क्लेम कर लो। अब ये स्टेप्स क्या है, इसी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहां समझा रहा हूं, फिर इस एग्जाम्पल को उस स्टेप से कनेक्ट कर दूंगा। स्लैब रेट दे दिया, देगा ही, क्वेश्चन एग्जाम में आया रिलीफ का, तो पुराना स्लैब रेट क्वेश्चन अपने मन से देगा। सर इसको अप्लाई करने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई भी स्लैब रेट दिया जा सकता है, और पुराने ईयर का इंस्टीट्यूट स्लैब रेट देगी। नया ईयर जो आपका है वो तो आपको पता ही है स्लैब रेट क्या है। अब इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करेंगे रिलीफ निकालने के लिए। अगर ये 3 लाख अभी आया है तो कितना टैक्स बढ़ा, अगर ये 3 लाख उस समय मिलता तो कितना टैक्स बढ़ता, बस उतना ही टैक्स अभी देंगे, बाकी रिलीफ बात करेंगे। पूरा समझाऊंगा चार्ट के थ्रू, टेबल के थ्रू, एग्जाम के वर्किंग फॉर्मेट के थ्रू। पहले फटाफट इसको लिखिए। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 खत्म होते ही आज की क्लास कंप्लीट। ठीक, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 की नॉलेज सबको रखनी है, चाहे इंटर में आप हैं या फाइनल में। हाँ, फाइनल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, नॉलेज होनी चाहिए। इंटर में ये 4 से 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल वाले बच्चे, स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे रखा हूं और फाइनल वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो देखो, आपके ट्रेनिंग में काम आएगा, आपके ऑफिस में काम आएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यूज नहीं आएगा सैलरी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का। हाँ, इंटर में 4, 5, 6, 7 मार्क्स का कुछ भी ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है सैलरी चैप्टर से रिलेटेड, और एग्जाम में एरियर से ही आता है, ये ध्यान रख लेना। यही आपका क्वेश्चन है, इसमें हम रिलीफ कंप्यूट करने की अब कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लिखिए इसे। मैंने बताया रिलीफ क्यों क्लेम करते हैं, क्यों मिलता है। अभी एग्जाम्पल दिया था 15 लाख और 3-3 लाख का। ऑब्वियसली 3-3 लाख अगर मैं 5 साल तक इनकम कमाता तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगता। एक बार में मैंने एडवांस सैलरी ले ली तो इतना लंबा चौड़ा टैक्स क्यों दूं, रिलीफ दो भाई। रिलीफ तो चाहिए।
रिलीफ तो चाहिए ही चाहिए। आइए, लिखा आप लोगों ने। तो सर सबसे पहले नॉर्मल सी बात करते हैं। क्या? पहला स्टेप, हम उसी स्टेप को फॉलो करते हैं जो बुक में लिखा हुआ है, ताकि मैच कर जाए, फ्यूचर में रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। कंप्यूट द टैक्स पेएबल आफ्टर सेस ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग द एडिशनल सैलरी जो मिली इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। इन द ईयर इन विच रिसीव्ड यानी पहले करंट ईयर की बात कर लेते हैं हम। स्टेप 1 में, स्टेप 2 में और स्टेप 3 में करंट ईयर की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर 2020-21। क्या बोलता है? आप कंप्यूट करो टैक्स किसमें? ऑन सैलरी इंक्लूडिंग एरियर सैलरी। टैक्स ऑन सैलरी इंक्लूडिंग एरियर सैलरी। अच्छा, एक बात और बता दूं, प्रीवियस ईयर 13-14 में सेक्शन 16 का जो 50,000 का डिडक्शन था वो नहीं था। ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो 50,000 का डिडक्शन है, ये पिछले साल भी 50 था, उसके पिछले साल 40 था, उसके पिछले साल तक नहीं मिल रहा था। असेसमेंट ईयर 19-20 ये कब से आया? आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 19-20 से आया था, पहले 40,000 था, उसके बाद असेसमेंट ईयर 20-21 में 50,000 हुआ, और अब असेसमेंट ईयर 21-22 में भी कितना है? 50,000। ये इसकी हिस्ट्री है, किसकी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की। असेसमेंट ईयर 19-20 से पहले था ही नहीं। हमारे समय में होता था असेसमेंट ईयर 2-3 में 20,000 रुपए का था शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है हमारे समय में। उसके बाद बीच में था ही नहीं, एकाएक 40,000 आया फिर 19-20 से। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रिलीफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक हिस्ट्री आपको डिडक्शन की याद रखनी पड़ेगी। सेस की बात याद नहीं करना, क्वेश्चन एग्जाम में देगा। सेस था या नहीं था और कितना था, क्वेश्चन एग्जाम में देगा। टैक्स ऑन सैलरी इंक्लूडिंग एरियर सैलरी, हम ऊपर बात कर रहे हैं। टैक्स ऑन सैलरी इंक्लूडिंग एरियर सैलरी कितना? 15 लाख। लेकिन ये तो बेसिक सैलरी हुई, और एरियर सैलरी यानी एक तरह से कौन सी सैलरी है? ग्रॉस। बेसिक सैलरी प्लस एरियर सैलरी ग्रॉस सैलरी है ये। अगर आप बात करेंगे टैक्सेबल सैलरी की, और यही आपका फिर क्या होगा? टोटल इनकम, तो वो कितना आएगा? 14,50,000, क्योंकि 50,000 का डिडक्शन है आपके पास सेक्शन 16 का। ठीक, सेक्शन 16 का डिडक्शन है 50,000 का, इसीलिए 15 लाख कितने पे आ गया? 14,50,000 में। अब हम इस पे टैक्स लैबरेट से निकाल लेंगे। बनाते चलिए, लिखते चलिए। क्या करना है आपको? आपको 2 बार टैक्स निकालना है। एक बार 12 और 3 15 लाख पे, एक बार सिर्फ 12 लाख पे। डिफरेंस से पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा 3 लाख से कितना टैक्स बढ़ा इस साल करंट ईयर में, और पहले फिर कंपेयर कर लेंगे पुराने साल का। 4 बार टैक्स निकालना है इसमें, 4 बार टैक्स निकालना है यहां पे। अभी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑफिस में बहुत काम आता है ये। अगर कोई टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आके आपको बोले कि मुझे 3-4 साल की एरियर सैलरी मिली है, बताओ क्या करें, तो फटाफट रिलीफ कैलकुलेट करके उसकी टैक्स लायबिलिटी को कम करना, और आपको अच्छी खासी फीस मिल जाएगी। अगर मेरे इस कैलकुलेशन से किसी का 50,000 टैक्स बचता है, तो मैं अपनी फीस उससे जरूर 5,000 लेना चाहूंगा, और बचेगा टैक्स। अभी देखिए, ये प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑफिस में, ट्रेनिंग में बहुत काम आता है, और लोगों को एरियर सैलरी मिलते रहती है गवर्नमेंट जॉब में। 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, सैलरी पिछले 3 साल की बढ़ के मिलेगी। स्कूल टीचर को सैलरी पिछले 4 साल की पेंडिंग है वो मिलेगी। बहुत होता है ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अगर आपको गलती से कोई स्कूल एक पकड़ा गया, एक प्रिंसिपल और 20 टीचर, तो समझिए 2-3 लाख रुपए की तो कमाई प्रोफेशनल फी की वहां पे हो जाएगी। एक स्कूल है, उसमें 20-25 टीचर हैं, पता चला है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों को पिछले 4-5 साल का एरियर सैलरी मिला है। बस किसी तरह वो प्रिंसिपल को पटा लो कि सर आपका काम फ्री करके देंगे,
सारे टीचरों को बोलिए मेरे से ये कैलकुलेशन कराने, और सबकी टैक्स लायबिलिटी कम करवा दूंगा। टैक्स कट गया है तो रिफंड दिलवा दूंगा। और मान लो मैंने एक किसी टीचर का 80,000 का रिफंड दिलवा दिया, हो जाता है रिफंड। ठीक, एरियर सैलरी जब मिलती है ना तो वो लोग सीधा 30% काट के पैसा देते हैं, सीधा 30%। वो इस तरीके का रिलीफ नहीं कैलकुलेट करते, तुम्हें सीट बना के देनी पड़ती है रिलीफ की, या बाद में रिटर्न फाइल करते समय रिफंड क्लेम करना पड़ता है। एक भी टीचर को रिफंड दिला दिए से 80,000 रुपए, तो 10,000 तो मैं फीस की पहले रखवाऊंगा एक से। प्रिंसिपल का काम फ्री कर दिया था, करना पड़ेगा, तो सारे टीचर आपके क्लाइंट बन जाएंगे। क्या समझे? प्रैक्टिस चलाने के लिए थोड़ा बिजनेस माइंडेड होना होगा। एक प्रिंसिपल को पटाने के बाद उसका काम फ्री, तो टीचरों का काम पैसा वसूलेंगे। ऐसे ही बैंक मैनेजर का काम फ्री करोगे तो बैंक एम्प्लॉय का काम तुम्हारे पास आएगा। ऐसे ही एचआर का काम फ्री करोगे प्रैक्टिस में अगर हो तो, अगर किसी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के एचआर हेड, एचआर मैनेजर का काम फ्री में करोगे तो वो वहां के एम्प्लॉय को तुम्हारे पास ले आएगा रिटर्न फाइलिंग के लिए। ये बिजनेस की बात है, धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आएगी। डॉक्टर को फ्री किए तो हॉस्पिटल स्टाफ आपका, प्रिंसिपल का काम फ्री किए तो स्कूल टीचर आपका, बैंक मैनेजर का काम फ्री किए तो पूरे बैंक के एम्प्लॉय आपके, और किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के लोगों का काम फ्री में कर दिए तो पूरा उस कंपनी का एम्प्लॉय आपका। क्या समझे? समझ रहे हैं क्या करना है आपको अगर आप फ्यूचर में प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो? और ये गुण आप कब सीखेंगे? ट्रेनिंग में। काम कैसे आता है, फीस कैसे आती है, 1 लाख रुपए फीस कैसे लेते हैं और खर्चा मात्र 5,000 करते हैं, कैसे हम क्लाइंट से 1 लाख रुपए की फीस लेते हैं और मेहनत मात्र 5,000 की करते हैं। ये सब गुण आप कहाँ सीखेंगे? ट्रेनिंग में, ऑफिस में, किताबों में ये नहीं लिखा, और ना यूट्यूब पे कोई सिखाएगा आपको। टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील, ऑन नेक्स्ट 2,50,000। 4 बार टैक्स निकालना है, पेशेंस रखेंगे, रिलीफ ऐसे ही बनेगा, कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। लिखते चलिए साथ में, काफी कुछ लिखना है, साथ साथ बनाते चलिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तक जाएंगे। सर इस पर तो टैक्स आ गया कितना, 257,400। पहला स्टेप कंप्लीट। आपका प्रीवियस ईयर 20-21 में जिस ईयर में आपको एरियर सैलरी मिली है और पहले से जो सैलरी थी उसको मिला के आपकी जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स कितना। इसके अंदर नॉर्मल सैलरी भी है 12 लाख की और 3 लाख की एरियर सैलरी भी है। डन। अब दूसरा टैक्स निकालेंगे, लिखते चलिए साथ साथ। टैक्स ऑन सैलरी इनकम, सेम ईयर, सैलरी इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर सैलरी, तो कितना, 12 लाख, लेकिन ये तो ग्रॉस सैलरी है, तो टैक्सेबल सैलरी, और या जिसको कह सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टोटल इनकम, कोई और इनकम है नहीं, खाली 50,000 का डिडक्शन लेंगे, क्या आ जाएगा, 11,50,000। अब फिर से इस पे टैक्स निकालेंगे, टैक्स विथ सेस निकालिए। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं कैलकुलेटर पे निकाल के, आप वैसे ही फॉर्मेट स्लैब रेट निकालिए।
163,800 आना चाहिए। स्टेप 3 टैक्स डिफरेंस, और यू कैन से excess tax due to एरियर सैलरी डिफरेंस। सर एरियर सैलरी के कारण कितना एक्स्ट्रा टैक्स लगा? 257,400 माइनस 163,800, 93,600 का एक्स्ट्रा टैक्स लग गया एरियर सैलरी के कारण। लिख लीजिए, स्लैब रेट यहां निकाल के सेस ले आइए। इतना एरियर सैलरी के कारण एक्स्ट्रा टैक्स लग गया मेरा 93,600। किस ईयर में? ईयर ऑफ रिसीट में। अगर हम बुक की बात करें तो पहले 3 स्टेप हो गए, 1, 2 और 3। अब ऐसे ही 2 टैक्स और निकालेंगे पुराने ईयर में, जिस ईयर से ये रिलेट कर रहा है, फिर उसका डिफरेंस। फिर 3 और 6 से हम निकालेंगे रिलीफ। सिखाऊंगा एक एक करके, पहले इतना लिखिए। स्टेप 3 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। जिस ईयर से रिलेट करता है उस ईयर में अगर ये इनकम होती 13-14 में 4 लाख, जिस ईयर की सैलरी थी, जिस ईयर से एरियर सैलरी बिलोंग करती है, उस ईयर में अगर ये एरियर सैलरी मिलती तो मेरी इनकम उस समय कितनी होती? प्रीवियस ईयर 13-14, टोटल इनकम 7 लाख। डिडक्शन तो था नहीं उस साल में, डिडक्शन तो था नहीं ना 13-14 में। कौन सा ईयर लिखा था ऊपर? प्रीवियस ईयर 13-14, ठीक। और 13-14 का अब स्लैब रेट यहां दिया हुआ है। इसकी हेल्प से 10, 20, 30%, 8 लाख के ऊपर एडुकेशन से 2% की हेल्प से हम निकालेंगे टैक्स। अब हमें टैक्स निकालना है कौन से ईयर का? जिस ईयर में एरियर सैलरी मिलनी चाहिए थी, 13-14। पुरानी सैलरी 4 लाख और एरियर सैलरी 7 लाख। तो इसका टैक्स ऑन फर्स्ट क्या लिखा था ऊपर? 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10%। पांच लाख तक था, क्या लिखा था? 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2 लाख से 5 लाख पे 10%, 5 लाख से ऊपर 8 लाख, तो 8 लाख तक जाने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस बचेगा कितना? 7 ही लाख की तो इनकम है। बैलेंस मेरे पास कितना बचा? 2 लाख का 20%, 40, टोटल 3,40,000, एड एडुकेशन सेस 346,800। अब एक लास्ट टैक्स और निकलेगा एक्सक्लूड करके। एक्सक्लूडिंग एरियर सैलरी फॉर द ईयर to which it relates। प्रीवियस ईयर 13-14 में अब हमें 4 लाख का टैक्स चाहिए। कितना उस समय 4 लाख पर हमने टैक्स दिया? 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं,
4 लाख की इनकम थी, बैलेंस 2 ही लाख बचा। 10% 20,000। एड एजुकेशन सेस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ उस समय एजुकेशन सेस हुआ करता था। $20,400। कुछ तो गलत हुआ है, गलत हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 20% 40,000, यहाँ गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है, सॉरी। 70 1400 71,400, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं, स्लैब रेट। 2 लाख से 5 लाख तक 3 लाख के डिफरेंस पे 10% 30,000। 5 लाख के ऊपर 2 लाख की इनकम पे 20% 40,000 70,000, सेस 2% 1400 71,400। सही है, ठीक कर लो। उसके बाद अगर एरियर सैलरी नहीं थी तो कितनी इनकम थी प्रीवियस ईयर 13-14 में? 4 लाख। तो 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद के 2 लाख पे 10% 20,000, सेस 400 20,400। टैक्स डिफरेंस कितना कितना? 71,400 माइनस 20,400, 51,000 रुपए। सर अगर ये एरियर सैलरी अभी मिली है मुझे इस साल में, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर एरियर सैलरी मुझे अभी मिली है तो मेरा टैक्स कितने से बढ़ रहा है? 93,600। अगर ये उस समय मिली होती जिस समय से बिलोंग करती है तो मेरा 51,000 ही टैक्स बढ़ता। हेंस रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एज। अब मैं रिलीफ क्लेम कर सकता हूं कितना? जो ऊपर का टैक्स डिफरेंस आया था 3 नंबर में 93,600 माइनस 51,000, ये तुम्हारा 42,600 का यू कैन क्लेम रिलीफ। क्या समझे? आज मुझे एरियर सैलरी मिल रही है, आज उस समय वाली एरियर सैलरी आज मिल रही है तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है कितना? 93,600। अगर ये सैलरी उसी समय मिलती 3 लाख तो उस समय मुझे एक्स्ट्रा बर्डन कितना होता है? 51। तो ठीक है, डिफरेंस रिलीफ। यही पॉइंट यहां समझाया हुआ है कि अगर 3 की वैल्यू 6 से ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट रिलीफ है, 3 की वैल्यू कम है या लेस है या इक्वल टू है तो नो रिलीफ। सर ये जो 1 2 3 4 5 6 है यही अभी हम लोग क्लास में निकाल रहे थे और बाद में कंपेयर किए कि आज कितना टैक्स बढ़ा, पहले कितना टैक्स बढ़ता। डिफरेंस इज द रिलीफ। मैंने क्या किया? आपको मैंने वही टैक्स लगाया जो पहले लगना चाहिए था। अगर ये 3 लाख रुपया पहले मिल जाता 13-14 में तो तुम्हारा एक्स्ट्रा टैक्स उस समय के स्लैब रेट से कितना लगता? 51। अभी भी आप उतना ही दो। नहीं सर, अभी तो आप हमसे ले रहे हो 93,600 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो मैं आपको रिलीफ दे रहा हूं कितने का? 42,600 का। इतना ही तो है, बस ये रिलीफ आपका कंप्लीट। सर प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनल फी बहुत आती है इसमें, लेकिन उसमें 1 साल नहीं होते हैं, उसमें 3-4 साल का एरियर एक बार में मिलता है। तो ऐसी कैलकुलेशन डिफरेंट ईयर के लिए करनी होती है जिसकी प्रोफेशनल फी होती है। ये तो अभी मैनुअल मैंने किया, ये एक्सेल सीट पे एक बार बन जाए एक एम्प्लॉय के लिए। एक स्कूल में 20 एम्प्लॉय को 5 साल का एरियर मिला है, मैं एक एम्प्लॉय के लिए मेहनत करके एक एक्सेल सीट बनाऊंगा जिसमें रिलीफ ऑटोमेटिक निकलेगा डेटा फिल करने में। बाद में उस एक्सेल सीट में डेटा चेंज करूंगा, सबका रिलीफ अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने काम कर रखा है। कब? जब मैं अपना सीए कर रहा था उस समय, ठीक है सर, सीए कर रहे थे उस समय। मेरे फादर और ग्रैंडफादर की इनकम टैक्स की प्रैक्टिस थे इन हाउस, यानी हमारे क्लाइंट्स पर मैंने ये काम कर रखा है, मेरे खुद के क्लाइंट्स पे, ट्रेनिंग पीरियड में नहीं, मेरे खुद के क्लाइंट्स
यानी मेरे फादर और जो ग्रैंडफादर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते थे और जो हमारे क्लाइंट्स थे, उस पर हमने ये काम कर रखा। और हमने यही किया था, एक प्रिंसिपल आए थे, उनका काम हमने फ्री किया था, और उसके पीछे पूछे पूरे स्कूल के टीचर्स हमारे पास आए, हमने सबसे रुपए लिए, लेकिन उनको फायदा दिलाया, रिफंड दिलाया। और हमने कहा आधा पैसा अभी दे दो, आधा पैसा रिफंड मिलने के बाद दे देना, अगर इतना ही दिक्कत है तो। रिफंड हम दिला के रहेंगे। और गवर्नमेंट क्या करती है, एरियर सैलरी जब बांटती है ना, तो 30% का टैक्स काट के बांटना चालू कर देती है। गवर्नमेंट के पास बोलती है टाइम नहीं है, रिफंड क्लेम कर लेना फ्यूचर में, रिलीफ का स्टेटमेंट बना बना के। ठीक। और कोई एम्प्लॉय झगड़ा कर लिया कि नहीं मेरा तो रिलीफ का ये रहा स्टेटमेंट, मैंने कैलकुलेशन करके ला के दी, अब तुम इसी के हिसाब से टैक्स काटो, तो झगड़ा करने पर तो वो फिर दे देता है, टैक्स कम काटता है। अदरवाइज सर एक बात बताओ, तुम्हें 12 लाख रुपए का चेक मिल रहा है, तो तुम लड़ाई करोगे या पहले चेक निकलवाओगे? उल्टा चाय पानी का रुपया और देना पड़ता है। क्या समझे? तुम्हारा एरियर सैलरी 12 लाख रुपए का चेक बन रहा है गवर्नमेंट के ऑफिस से, तो उल्टा चाय पानी और देना पड़ता है। तुम वहां लड़ाई करोगे, इतना टीडीएस मत काटो और इतना काटो। अरे जो काटना है काटो, ये डूबा हुआ पैसा है, पहले दो। रिलीफ तो हम बाद में क्लेम कर लेंगे, रिटर्न फाइल करते समय रिफंड ले लेंगे गवर्नमेंट से, और तब आओ मेरे पास, हम रिफंड दिलाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन जो अभी मैनुअल कर रहे हैं, ये कंप्यूटराइज हो जाती है एक्सेल सीट पे। जितने भी साल इन्वॉल्व हो, मैंने 6 साल का कर रखा है एक बार में, 6 साल। अभी तुम्हें 1 साल का एरियर मिला ना, 6 साल का एरियर एक बार में मिला था। मैंने फिर उसको अलग अलग ईयर में ले गए, अलग अलग ईयर में एक्सेल सीट में सारा डेटा सेट किया, सारे फॉर्मूले सेट किए, पिछले 6 साल का एक्ट में जाके देखा रेट क्या क्या था, फाइनेंस एक्ट में रेडी रेकनर आता है एक, और उसके हिसाब से पूरा फॉर्मूला सेट किया था। और एक क्लाइंट के लिए करना है, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट है। सर प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस लाना चाहते हैं, तो आपके अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना पड़ेगा। और मैंने भी एग्जांपल दिया, बैंक मैनेजर आपका तो पूरा बैंक आपका, स्कूल का प्रिंसिपल आपका तो पूरा स्कूल आपका, डॉक्टर तो उसका नर्सिंग होम पूरा आपका। सोच रहे हो कितना क्लाइंट्स मिलेगा अगर आप इंडिविजुअल पे काम करना चाहते हो तो। एनीवे, ये तो फ्यूचर की बात है, ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन दिमाग तो अभी से लगाना पड़ेगा। लिखिए इसको, लिखिए। आज की क्लास फिर अब हम लोग यहीं पे खत्म करें, ठीक। मैं थोड़ा सा और 5 मिनट आपका लूंगा, पहले आप इसको लिख लो, ऊपर से ही दिखा दे रहा हूं। यहां से शुरुआत हुई थी बात, हम लोग यहां से कर रहे थे रिलीफ अंडर सेक्शन 89। फिर यहां चार्ट पे मैंने आपको बताना चाहा यहां से कि हम रिलीफ क्यों क्लेम करते हैं। अगर रिलीफ का पैसा, अगर ये सैलरी एक बार में जो मिली है 4-5 साल की, अलग अलग इस साल में मिलती, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टैक्स कम होता, हमें रिलीफ चाहिए। उसके लिए हमने एक एग्जांपल सेट किया कि 3 लाख का एरियर सैलरी 13-14 का अभी मिला है। अभी मेरी इनकम 12 लाख होनी चाहिए थी, हो गई 15, और पहले होनी चाहिए थी 7, हो गई 4। पहले का स्लैब रेट भी दे दिया, ये आप लिख चुके थे, वीडियो रोक करके मिला लीजिए। सर यहां पर मैंने आपको 15 लाख के जगह पे 14.5 लाख पे टैक्स क्यों निकाला? तो 50,000 का क्या दे दिया आपको? सेक्शन 16 का डिडक्शन। भूल जाओगे नहीं तो लिख लो, मैंने आपको सेक्शन 16 का डिडक्शन दिया है 50,000 का, टैक्स निकाल दिया। वीडियो रोक के मिला लीजिए, पहले 15 लाख पे, नेक्स्ट 12 लाख पे, फिर इसमें भी 11,50,000 क्यों किया सर? सेक्शन 16 का डिडक्शन ले लिया 50,000 का, उसका टैक्स आया 1,63,800, 163,800, डिफरेंस आ गया 93,600। ये हुआ आज का टैक्स बिकॉज ऑफ एरियर। अब ये कैलकुलेशन वीडियो रोक के मिला लो आप लोग, इतना लिखे कि नहीं। 13-14 में यही एरियर मिलता तो कितना टैक्स लगता? 71,400, 7 लाख का टैक्स। स्लैब रेट पुराना लगाया हमने 13-14 का, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने भी दिया आपको। वीडियो रोक के मिला लें, नेक्स्ट। ये रहा अब पिछले सालों का डिफरेंस। अगर पहले सैलरी 4 लाख थी तो कितना टैक्स लगा? 20,400, और 7 लाख हुई एरियर मिला के तो 71,400। यानी अगर ये एरियर सैलरी पहले मिल गई होती तो मुझे सिर्फ 51,000 का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता। आज कितना देना पड़ रहा है? 93,600। तो यू कैन क्लेम रिलीफ 42,600। बोला सर ये रिलीफ कहां क्लेम करेंगे? लिख तो लिया हमने वीडियो रोक के, हम कहां क्लेम करेंगे?
सर ये जो टैक्स है ना इसमें से क्लेम करेंगे, ये टैक्स में से क्लेम करेंगे। प्रीवियस ईयर 20-21 टैक्स विथ सेस 257,400, क्योंकि हम लोग ने शुरू में पढ़ते हैं कि एरियर सैलरी जिस ईयर में रिसीट होती है उस ईयर में टैक्स होती है, तो एरियर सैलरी के साथ का टैक्स कितना है 257,400। यहां आपको ये रिलीफ क्लेम कर लेना है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जो भी अभी आपका आंसर आया कितना 42,600, और बैलेंस पे कर देना है, बस पे। ये रिलीफ करंट ईयर में क्लेम होगा। ये अभी तक जो कर रहे थे वो वर्किंग थी, 4 तरह के जो टैक्स निकाले वो वर्किंग थी, जो फाइनल आपका पहला टैक्स था वही आपका फाइनल आंसर है। और क्यों? क्योंकि एरियर सैलरी को जिस ईयर में रिसीट होती है उस ईयर में टैक्स करते हैं, ये उस ईयर की इनकम होती है। बट वर्किंग नोट्स में आपको रिलीफ निकल गया, वो रिलीफ घटा देना। 257,400 से आपको 42,600 की जो वर्किंग के अकॉर्डिंगली रिलीफ आई है निकाल के बैलेंस पैसा पे कर देना, बस इतना ही करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है जो मुझे एरियर दे रहा है वो मेरा टैक्स 257,400 के हिसाब से काटने जा रहा है। मैं फटाफट ये कैलकुलेशन बनवा के सबमिट करूंगा। इसका एक फॉर्म आता है सबमिशन का, उस फॉर्म में सारा डिटेल भरना पड़ता है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम करने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उस फॉर्म में डेटा जाता है, अमाउंट मैं सबमिट करूंगा, और वो अब एम्प्लॉयर मेरा टैक्स काटते समय, टीडीएस काटते समय 42,600 से मेरी टैक्स को लायबिलिटी को कम करेगा। अब मेरे चलते मेरे किसी क्लाइंट का 42,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो क्या मैं उससे 5,000 रुपए प्रोफेशनल फी ना लूं? एक्चुअली में जब वो आएगा तभी मैं बोल दूंगा कि मैं 5,000 फीस लूंगा और तुम्हें 20-25 हजार से ज्यादा का फायदा होगा। नहीं हुआ तो पैसा वापस, ऐसा क्लेम करना पड़ेगा। एक आदमी को ऐसे पटाओ कि 20 आदमी आपके क्लाइंट बने, वो एक आदमी कौन है आपको पता है। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। आपका ये क्लास, ये टॉपिक जो कमिटेड था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। सर YouTube पे जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ध्यान रखिए, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह इसको देखिए, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, चाहे आप इंटर में हो या फाइनल में। और इस टॉपिक को CA, CMS, CS इन सब से कहीं कोई मतलब नहीं है, सबको पढ़ना है। प्रैक्टिस में है तो भी जानिए, ट्रेनिंग में है तो भी जानिए। ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और सामने वाला बोलेगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कुछ निकालने आता है क्या, चार्ट बना के दे देना, सिलेक्शन पक्का। अगर सामने वाले ने पूछा अगर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैलकुलेशन आता है क्या, हाँ सर आता है, तुम्हारी सिलेक्शन उसी पे हो जाएगी, कोई मार्क्स वार्क्स कुछ भी नहीं, तुमने और क्या इंटरव्यू वाला कुछ नहीं। सवाल सामने वाले ने क्या पूछा, टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग में, हाँ। रिलीफ आता है क्या 89 का निकालने, हाँ सर। पढ़ें, फटाफट एग्जाम्पल लेके थोड़ा बहुत उसको समझा दिया, तुम्हारी सिलेक्शन पक्की है, गारंटी सर। टैक्स की जो ज्वाइनिंग होती है ना वो इसी तरीके से होती है कि बंदे से हमने जो टैक्स से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जो हमारे ऑफिस में काम आ रहे हैं, उसका जवाब उसके पास है या नहीं, उसका स्कोर क्या है, वो टैक्स में कितनी नॉलेज रखता है, वो उसका 10th 12th का स्कोर क्या है, ठीक है, ये सब भी एक पैरामीटर होता है। इन्हीं सबको देख के तो मैंने आपको बुलाया अपने टेबल पे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद वो सवाल पूछूंगा जो मेरे ऑफिस में काम होता है, उसमें से 5 में से 4 भी तुक्के लग गए आपके सही, तो आपकी ज्वाइनिंग तो पक्की है, चाहे वो बिग 4 हो या बेस्ट 20 टैक्स फर्म हो या एनी अदर फर्म जहां टैक्स का काम है और आप टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने में इच्छुक हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पीरियड में। बाय बाय, टेक केयर, फाइनली बाय।